हाय देयर। आज आपको MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की थीम नंबर 4 से लेकर थीम नंबर 6 तक करवाई जाएगी और आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है थीम नंबर 4, जिसका टाइटल है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले है कस्टमर। कस्टमर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सी है। जितने भी 5 सी होते हैं मार्केटिंग के अंदर, 5 सी कौन कौन से होते हैं? कंपनी, कोलैबोरेटर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और कॉन्टैक्ट्स। और कस्टमर के इर्द गिर्द ही तमाम मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है वो घूम रही होती हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक बार सेल कर दी जाए, जिस तरह हमारे यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस की सोच है, बिजनेस पर्सन की सोच है कि सिर्फ वो चाहते हैं कि एक बार किसी भी तरह माल को बेच दिया जाए, उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं हो। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो, यानी कि कस्टमर बार बार खरीदे, बार बार आए और वो ट्रस्ट करे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यही करती है। सो एक अच्छा और मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कस्टमर के साथ ये बहुत ज़रूरी होता है कि कस्टमर की नीड्स को समझा जाए, और उसके लिए जाहिर बात है इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है बहुत से डिफरेंट सोर्सेज से। कस्टमर की नीड के बारे में इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और ये इन्फॉर्मेशन कहलाती है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर की नीड के बारे में होती है वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। और मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, उसके अंदर फ़र्क आता रहता है वक्त के साथ साथ। मार्केटर्स को ज़रूरी होता है कि वो एग्जीक्यूट करें मार्केटिंग स्ट्रेटजी फ्रेश इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर। ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो पुरानी हो जाए, 1 साल या 5 साल या 10 साल पुरानी, क्योंकि सारी बात है वक्त के साथ साथ कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड के अंदर फ़र्क आ जाता है। आज का जो है वो डायनामिक और डिजिटल मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, और ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर कस्टमर खुद जो है वो एक हिस्सा बन चुका है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने का। सोशल मीडिया खासतौर पे इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जहाँ पर कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है कि वो कस्टमर के बायोडेटा को जान सकती है और कस्टमर की नीड के बारे में भी जान सकती है, क्योंकि कस्टमर खुद अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है सोशल मीडिया के ऊपर। और इसी तरह से कंपनी जो है वो टारगेट भी कर रही होती है सोशल मीडिया के ऊपर कस्टमर्स को। अक्सर आप देखते हैं कि एड्स चल रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो एड्स उन्हीं चीज़ों के चल रहे होते हैं जो कस्टमर, जो यूज़र्स सर्च कर रहे होते हैं, या फिर जो उनकी नीड होती है उसके मुताबिक। इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड हो जाती है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, और वो इन्फॉर्मेशन टाइम बाय टाइम जो है वो मैनेजर्स यूज़ करते हैं नीड्स के मुताबिक, ताकि डिसीजन ले सकें वेरियस मार्केटिंग कंसर्न के बारे में। तो तमाम मेजर डिसीजन जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो बेस करते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो मार्केटर्स कलेक्ट करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट से। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हिस्सा बन जाती है मार्केटिंग डेटाबेस का। जो इंटरनल डेटा होता है ये हेल्प करता है मार्केटर्स को फ्यूचर डिसीजंस लेने में प्रोडक्ट के बारे में। और अगर बात की जाए एक्सटर्नल डेटा की, मार्केटिंग इंटेलिजेंस मदद करती है मार्केटर्स की, ताकि बहुत से डिसीजंस के अंदर, जैसे कि सेल्स को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में, कस्टमर रिटेंशन कैपेबिलिटीज़ को मॉनिटर करने में, कॉम्पिटिटर्स के मूव को। अगर मार्केटिंग रिसर्च की बात की जाए तो ये मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर, सेल्स बढ़ाने के अंदर, और डिक्लाइनिंग अगर सेल्स गिर रही है उसका रीज़न जानने में एंड असेस करने में, कस्टमर का फीडबैक बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कस्टमर का फीडबैक जानना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज प्रोडक्ट फेल भी हो सकती है। मार्केटर्स क्या कहते हैं, गुजरते हैं प्रोसेस से मार्केटिंग रिसर्च के, ताकि डिसीजन ले सके जो कि बेस करता है सिस्टमेटिक, यानी कि सिस्टम के ऊपर बेस करता है, और लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर, यानी कि मंतकी नताइज के ऊपर। मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो असेस करते हैं, जज करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है कस्टमर के बारे में। बाई सीकिंग गाइडलाइंस, गाइडलाइंस लेते हैं वो मार्केटिंग मैनेजर से और दूसरे इन्फॉर्मेशन यूजर से। मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट कलेक्ट करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को मार्केटिंग एनवायरनमेंट से, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन को मूव कर दिया जाता है इंटरनल डेटाबेस की तरफ, मार्केटिंग इंटेलिजेंस की तरफ और रिसर्च प्रोसेस की तरफ, ताकि मालूमात का, इन्फॉर्मेशन का तजिया और इस्तेमाल किया जा सके। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के स्टेप हैं। जो पहला स्टेप है उसमें प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं रिसर्च के उनको डिज़ाइन किया जाता है। मार्केटिंग प्रॉब्लम बहुत सी तरह की हो सकती है, जैसे कि न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट जो है उसका पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा यूजर्स की तरफ से, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी काम नहीं कर रही एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक, और कस्टमर जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, और उसके अलावा किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स जो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है प्रोडक्ट को, और कौन सी डिफ़िकल्टीज असिस्ट की गई हैं प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर प्रोडक्ट की।
दूसरा स्टेप क्या होता है रिसर्च का, उसके अंदर प्लान डेवलप किया जाता है ताकि कलेक्ट किया जा सके इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा सकती है इंटरव्यूज़ के ज़रिए, सर्वेस के ज़रिए और पब्लिश मटेरियल के ज़रिए। थर्ड स्टेप क्या होता है रिसर्च प्लान प्रोसेस का, उसके अंदर रिसर्च प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि कलेक्ट किया जा सके और एनालाइज किया जा सके डेटा को। लास्ट स्टेप के अंदर इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग की जाती है, जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं उसकी इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग जो है फाइंडिंग की कंडक्ट की जाती है। जो भी फाइंडिंग है, जो रिजल्ट है या डिस्कवरी है, उसकी रिपोर्टिंग और इंटरप्रिटेशन जो है वो कंडक्ट की जाती है। सो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ तरह की रिसर्च की जाती है नेचर ऑफ स्टडी के मुताबिक। सो रिसर्च जो है वो कोई एक तरह की नहीं होती बल्कि कई तरह की होती है। जैसे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, ये एक ऐसी रिसर्च होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कि क्लियरली डिफाइंड नहीं होती। और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, ये एक ऐसी तरह की रिसर्च होती है जो कि डिस्क्राइब करती है पॉपुलेशन को, सिचुएशन को या फिर फिनोमेना को जिसको स्टडी किया जा रहा होता है। उसके अलावा कोजल रिसर्च होती है, एक ऐसी रिसर्च मेथड होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान। सो ये जो रिसर्च आपको बताई गई है, इन तमाम रिसर्च को करने के लिए मार्केटर्स जो है वो कलेक्ट करते हैं फर्स्ट हैंड या प्राइमरी इंफॉर्मेशन बहुत से मेथड्स के ज़रिए, जैसे कि सर्वेज है, इंटरव्यूज़ है या एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी जो है वो ये देखना चाहती है कि कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स है जो नई सॉफ्ट ड्रिंक उन्होंने लॉन्च की है, उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए कंपनी का जो स्टाफ होता है वो डिफरेंट शॉपिंग मॉल में जाता है और लोगों से इंटरव्यू लेता है या फिर क्वेश्चंस पूछता है जो टेस्ट है सॉफ्ट ड्रिंक का उसके बारे में। सो इस तरह से कंपनी जो है वो प्राइमरी डेटा कंज्यूमर से कलेक्ट करती है। सो ये तो होता है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना, जिसमें कंज्यूमर से डायरेक्टली का इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। इसके अलावा सेकेंडरी डेटा भी कंपनी जो है वो कलेक्ट करती है। उसके लिए न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल और गवर्नमेंट डेटा बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो जितने भी सोर्सेस आपको बताए गए सेकेंडरी डेटा के, इनके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ये बहुत से पर्पसेस के लिए दी जाती है। इनका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि कंपनी से रिसर्च करें, बहुत से पर्पसेस के लिए होती है, लेकिन जाहिर बात है कंपनी इनको अपनी रिलेवेंसी के मुताबिक इनके दिए गए डेटा का इस्तेमाल करती है। सो इस तरह मार्केटर्स मार्केटिंग की जो रिसर्च के अमल के बाद किसी भी मार्केटिंग के रुझान के बारे में मंतकी नतीजा तलाश करते हैं और जमा शुदा मालूमात को मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन डेटाबेस में भी महफूज कर सकते हैं। तो ये हुई थीम नंबर 4 कंप्लीट। नाउ द थीम नंबर 5 जिसका टाइटल है कंज्यूमर बायर बिहेवियर। सो कंज्यूमर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मार्केट प्लेस का। सो इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड जो कि बाय करते हैं गुड्स और सर्विसेज पर्सनल कंजम्पशन के लिए, वही कंज्यूमर होते हैं। जो अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए बाय करते हैं वही कंज्यूमर होते हैं। और जो इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड बाय करते हैं अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए, यूज़ के लिए, वो मिलकर कंज्यूमर मार्केट बनाते हैं। सो रोज़ाना की बुनियाद पे कंज्यूमर जो है वो बहुत से बाइंग डिसीजन लेते हैं और मार्केटर्स जो है वो रिसर्च करते हैं वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट एंड व्हेन व्हाट दे आर दे परचेसिंग, यानी कि क्यों, कैसे, कब और क्या जो है वो परचेज कर रहे हैं, इसके ऊपर मार्केटर्स रिसर्च करते हैं। और मार्केटर जो है वो जाहिर बात है इस बारे में जानना चाहते हैं, जानते हैं। सो लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस बारे में जानना, वाई के बारे में जानना कि क्यों कंज्यूमर जो है वो बाय करता है कोई चीज़। और इवन के कई बार कंज्यूमर को खुद भी नहीं पता होता कि वो एक चीज़ क्यों बाय कर रहा है। अब आपके सामने यहाँ पर एक मॉडल मौजूद है कंज्यूमर बायर बिहेवियर का। इसमें सबसे पहले इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर मार्केटिंग स्टिमुलाई होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन और अदर होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल है। और उसके बाद आता है फिर बायर्स ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर बायर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और बायर का डिसीजन प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है बायर रिस्पॉन्सेज जिसके अंदर बाइंग एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस, परचेज बिहेवियर, व्हाट द बायर बायज, व्हेन, वेयर, हाउ मच एंड ब्रांड एंड कंपनी रिलेशनशिप बिहेवियर। सो अब ये आपको क्लियर होगा जब इसकी थोड़ी डिटेल आएगी। सो मार्केटिंग स्टिमुलाई के अंदर जो है वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन शामिल है। और दूसरा जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है उसके अंदर इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस शामिल है। तो मार्केटर का मकसद ये होता है कि इस बात को समझा जाए कि बायर के ब्लैक बॉक्स में क्या होता है। सो बायर ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं। बायर की कैरेक्टरिस्टिक जो कि डील करती है कंज्यूमर क्या किस तरह परसीव करता है, हाउ कंज्यूमर परसीव एंड रिएक्ट
एंड अदर इज, और दूसरा होता है कि बायर डिसीजन प्रोसेस, जो कि अफेक्ट करता है बायर बिहेवियर को। सो फर्स्ट वी विल लुक एट दी बायर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम देखेंगे पहले बायर कैरेक्टरिस्टिक्स को जो अफेक्ट करता है बायर बिहेवियर को। सो आपके सामने जो फिगर दिखाई जा रही है इसमें बायर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर बिहेवियर को। इसमें कल्चरल चीज़ें शामिल है, कल्चर के अंदर, कल्चरल के अंदर कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास है, सोशल के अंदर रेफरेंस ग्रुप्स हैं, फैमिली है, रोल्स एंड स्टेटस है, उसके अलावा पर्सनल के अंदर एज एंड लाइफ स्टाइल स्टेज है, ऑक्यूपेशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफ स्टाइल है, पर्सनैलिटी है एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिकल के अंदर मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड, ये तमाम चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। अब एक एक करके देखते हैं कल्चरल फैक्टर। सो कल्चर जो है वो किसी भी बायर के ऊपर बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस होता है कल्चर का कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, क्योंकि कल्चर जो है जाहिर बात है क्या है, वे ऑफ लाइफ होता है ग्रुप ऑफ पीपल का, जो लोग होते हैं उनका वे ऑफ लाइफ होता है। और जो कल्चर के अंदर जाहिर बात है कॉमन चीज़ पाई जाती है, किसी भी जगह के रहने वालों का जो कल्चर होता है वो जाहिर बात है एक कॉमन चीज़ पाई जाती है। पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तानी कल्चर है, जाहिर बात है तो तमाम जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन यहाँ पे पाई जाएगी। लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर होते हैं, लेकिन जाहिर बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन लाजमी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ज़बान की अगर हम बात करें, लैंग्वेज जो है जाहिर बात है वो भी जाहिर बात है यहाँ पे सेम है तकरीबन सारे लोगों की। सो वो भी एक हिस्सा होती है। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो सेम पाई जाती हैं। इसी तरह से जो लोग चीज़ें खाते वो भी जाहिर बात है सेम होती है। सो कल्चर जो है वो कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी कल्चर में कई कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी है, पैशनेट है, एग्रेसिव है, फन लविंग एंड कलरफुल है, हार्ड वर्किंग एंड टफ है, और इसके अलावा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। ये तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानी कल्चर की चीज़ें हैं। और हर कल्चर का कुछ स्मॉलर कल्चर्स होते हैं जिसको हम सब कल्चर कहते हैं। पाकिस्तान का एक अपना कल्चर है, लेकिन इस कल्चर के अंदर भी छोटे छोटे दूसरे कल्चर पाए जाते हैं। सो जो मेजर सब कल्चर है पाकिस्तान में वो 4 है: पंजाबी कल्चर, सिंधी कल्चर, केपी की कल्चर और बलोची कल्चर। ये मेजर जो है वो 4 सब कल्चर है। इन 4 सब कल्चर के अंदर भी और कल्चर्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि पंजाबी कल्चर के अंदर भी डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं। लाहौर का कल्चर अलग और जो गांव देहात वगैरह है वहाँ का अलग। इसी तरह सिंध के अंदर भी कराची का कल्चर अलग और अंदरूनी सिंध का अलग। सो इन 4 सब कल्चर के अंदर भी डिफरेंट सब कल्चर्स पाए जा सकते हैं, लेकिन मेन जो सब कल्चर्स हैं पाकिस्तान के वो ये 4 हैं। सो पंजाबी जो कल्चर है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर हॉस्पिटैलिटी है, लव फॉर फूड है, पोट्री है और म्यूज़िक शामिल है। सिंधी कल्चर के अंदर लव फॉर मिस्टिक्स है, सूफीज़म है, सिंधी फोक सॉन्ग्स है और म्यूज़िक है। केपी के कल्चर के अंदर हॉस्पिटैलिटी है, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है फॉर गेस्ट यानी कि मेहमानों के लिए, और ब्रेवरी भी है, प्रोटेक्शन फॉर फीमेल है। और इसके अलावा बलोची कल्चर के अंदर जो सब कल्चर है इसके अंदर आर्ट्स है, क्राफ्ट्स है, ट्राइब्स है, फेस्टिवल्स है, स्टोरी टेलिंग, ट्रेडिशन, ये तमाम चीज़ें जो है वो बलोची सब कल्चर का हिस्सा है। उसके बाद आता है फिर दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है बाइंग बिहेवियर को, वो है सोशल क्लास। सोशल क्लास एक डिवीजन होता है सोसाइटी का जो कि बेस करता है सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। 3 जो सोशल क्लास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास के जो लोग होते हैं वो सोशल एलीट होती है, जिनके पास इनहेरिटेड वेल्थ होती है, जाहिर बात है, और ये जो है हाई इनकम इनके पास, जाहिर बात है ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हाई इनकम होती है, हाई इनकम अर्न करते हैं, और इनको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है अपर और लोअर क्लास के अंदर। उसके बाद आते हैं फिर मिडिल क्लास के लोग, और इसके अंदर प्रोफेशनल्स शामिल होते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सनस, कॉर्पोरेट मैनेजर्स वगैरह, ये लोग इसमें शामिल होते हैं। और ये जो है वो एवरेज पे की वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जो जॉब्स होती हैं वो करते हैं, और इनको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है मिडिल और लोअर क्लास के, अपर मिडिल और लोअर मिडिल के अंदर। उसके बाद आती है फिर लोअर क्लास। अब ये जो क्लास होती है ये इसमें वर्किंग पुअर वर्किंग जो लोग होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और जो ये एक ऐसी क्लास होती है जिनके पास एजुकेशन भी बहुत कम होती है और अनस्किल्ड लेबर इनमें शामिल होते हैं। और ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं बिल्कुल लो पे वाली जॉब्स कर रहे होते हैं, या जो भी वो काम करते हैं बिल्कुल लो पे। उस काम को करने में मेहनत तो जाहिर बात है बहुत लगती है, लेकिन उसका जो पे होता है वो बहुत लो होता है। सो उस तरह के वर्कर्स जो है वो इस लोअर क्लास के अंदर फॉल करते हैं।
और वो अनस्किल्ड लेबर उनको कंसिडर किया जाता है, उनके पास एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम एजुकेशन होती है या नहीं होती। और इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है लोअर, अपर लोअर और लोअर लोअर के अंदर। सो अनदर मेजर फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, वो होता है सोशल फैक्टर्स, जैसे कि ग्रुप्स है, फैमिली है, सोशल नेटवर्क्स है, सोशल रोल्स है और स्टेटस है। सो डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। एक ऐसा ग्रुप जिसका एक कंज्यूमर से, एक पर्सन से ताल्लुक होता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है परचेसिंग बिहेवियर पे, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं मेंबरशिप ग्रुप। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो कि रेफरेंस ग्रुप होते हैं, जिससे उस पर्सन का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो पर्सन जो है वो अपने आप को उस ग्रुप से कंपेयर कर रहा होता है। जैसे कि क्रिकेट लवर के लिए जो रेफरेंस ग्रुप होता है वो नेशनल टीम है, पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है, पाकिस्तानी लोगों के लिए वो एक पाकिस्तानी क्रिकेट लवर के लिए वो एक रेफरेंस ग्रुप होता है। तो जो क्रिकेट लवर है पाकिस्तानी, वो अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी टीम से कंपेयर कर रहे होते हैं, और वो चाहते हैं कि हम भी वैसे ही दिखें या वैसे ही हम चीज़ें इस्तेमाल करें जैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह की बैट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हम भी वैसे ही बैट इस्तेमाल करें जिस तरह की बॉल वो यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह की जर्सी उन्होंने पहनी हुई है। तो इस तरह की अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब आज के दौर में एक नया सोशल इंट्रैक्शन एमर्ज हुआ है और उसको कहा जाता है ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग। ये ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे लोग इंटरनेट के ज़रिए एक तरह से मिलते हैं और अपने ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। और इसके अलावा अनदर बहुत इम्पोर्टेंट एक ग्रुप जो है जो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के परचेज डिसीजन को, वो है फैमिली। फैमिली के साथ नॉर्मली इंसान का ज़्यादातर वक्त जो है वो गुजरता है। सो फैमिली का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर की परचेज डिसीजन के ऊपर। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक शख्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप से जो है वो एक वक्त में उसका जो है वो ताल्लुक रखता है। जैसे कि एक शख्स जो है वो फैमिली से भी उसका ताल्लुक है, जाहिर बात है, ऑर्गेनाइजेशन से भी है, स्पोर्ट क्लब से भी, ऑनलाइन कम्युनिटी से भी है। कंज्यूमर का डिसीजन उसके पर्सनल फैक्टर्स से भी इन्फ्लुएंस होता है, जो कि उसकी पर्सनल ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, पर्सनैलिटी है, लाइफस्टाइल एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सो ऑक्यूपेशन जो होता है, जो भी पेशा होता है किसी भी शख्स का, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसकी ख़रीदारी के अंदर। जैसे कि बिजनेस पीपल जो है वो बाय करेंगे एक सूट को, फॉर्मल सूट या बिजनेस सूट जिसको कहा जाता है, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो है वो रफ क्लोथिंग बाय करेंगे, वो कभी भी सूट जो है वो बिजनेस सूट या फॉर्मल सूट बाय नहीं करेंगे। और इसके अलावा लोगों का जो ओवर पीरियड ऑफ लाइफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे उनकी लाइफ गुजरती जाती है, तो जो उनकी चॉइस होती है, उनका जो टेस्ट होता है वो चेंज होता जाता है प्रोडक्ट्स के बारे में। यंग एज में या चाइल्डहुड में, बचपने में जो चीज़ डिमांड कर रहा होता है एक शख्स, बच्चा जो डिमांड कर रहा होता है, वो यंग एज में जवान होने के बाद फिर वो दूसरी ज़ाहिरी बात है चीज़ों की डिमांड करता है, दूसरी चीज़ें खरीदना चाहता है। और जब वो ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो ज़ाहिर बात है फिर उसकी डिमांड में और ज़ाहिर बात है चेंज आता जाता है। अब चाहे वो फूड की बात की जाए, क्लोथिंग की बात हो, फर्नीचर चेंजेस हो, तो ये तमाम चीज़ें इंसान की एज के साथ भी इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इनकी चॉइस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो है उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन का। माशी सूरत हाल किसी भी शख्स की जो है ज़ाहिर बात है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके अंदर उसकी पर्सनल इनकम आ जाती है, सेविंग वगैरह भी आ जाती है, इंटरेस्ट रेट वगैरह, तमाम चीज़ें जो है वो, इन तमाम चीज़ों को देखना होता है मार्केटर्स को। इन तमाम चीज़ों को मार्केटर्स को देखना होता है कि जो पर्सनल इनकम है, इंटरेस्ट रेट है, और सेविंग वगैरह है। सो पीपल आल्सो बाय गुड्स एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के मुताबिक भी लोग जो है वो चीज़ें जो है वो खरीदते हैं, जो भी उनका लाइफस्टाइल होता है। सो नाउ दी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? एक यूनिक जो है वो यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पर्सनैलिटी जो है, जो कि एक पर्सन या ग्रुप को दूसरे से अलग बनाती है, क्योंकि जाहिर बात है हर किसी की पर्सनैलिटी जो है वो अलग होती है दूसरे से। सो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जैसे कि सोशिएबिलिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, ऑटोनॉमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एग्रेसिवनेस एंड ब्यूटी। सो कंज्यूमर
बाइंग चॉइसेस जो है वो फर्दर इन्फ्लुएंस होती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से, जैसे कि मोटिवेशन है, परसेप्शन है, लर्निंग है, बिलीव्स है एंड एटीट्यूड है। सो पीपल में हैव नीड्स एट मैनी नीड्स एट वन टाइम। लोगों की एक ही वक्त पे कई सारी ज़रूरियात होती हैं और कुछ नीड्स जो है वो बायोलॉजिकल होती हैं। सो डिफरेंट तरह की लोगों की नीड्स होती हैं और डिफरेंट थ्योरीज आई हैं। सो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ नीड्स। मुख्तलिफ तरह की जो है वो नीड की थ्योरी आई है। आपको यहाँ पर मैस्लो की जो है वो थ्योरी ऑफ नीड जो है वो पढ़ाई जाएगी अभी आपके सामने, जिसके अंदर 5 नीड्स हैं मौजूद हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मैस्लो के मुताबिक जब तक एक नीड पूरी नहीं होगी दूसरी नीड पूरी नहीं हो सकती। जब एक नीड पूरी हो जाएगी तो ही उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। सो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी का। सो पहली नीड है इसमें फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको बॉडीली नीड भी कहा जाता है। इस नीड के अंदर क्या होता है, फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो कि इंसान की बॉडी की ज़रूरियात होती है। और उसके बाद आ जाती है फिर सेफ्टी नीड्स। जाहिर बात है इंसान को फिर सेफ्टी की ज़रूरत होती है। जब उसकी बॉडीली नीड पूरी हो गई तो अब उसको सेफ्टी की ज़रूरत है, सिक्योरिटी उसको मिलनी चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए। तीसरी होती है बिलोंगिंगनेस एंड दी लव नीड्स, यानी कि इंसान का एक दूसरे से ताल्लुक हो, फ्रेंडशिप हो, दोस्ती वगैरह हो, एक इंसान अकेला नहीं रह सकता। उसके बाद आई थी फिर एस्टीम नीड्स। एस्टीम मतलब नीड फॉर रिस्पेक्ट। और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तब अचीव होती है व्हेन यू आर एबल टू रीच योर फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल पे जब पहुंच जाए कोई शख्स, तब सबसे आखिर की नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ दी परसेप्शन। सो परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन का मतलब होता है द वे यू थिंक, जिस तरीके से आप सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में या अंडरस्टैंड करते हैं किसी शख्स को या किसी चीज़ के बारे में, उसको हम परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन एक तरह का ग्लास होता है जिसके ज़रिए दुनिया को देखा जाता है। हर शख्स का डिफरेंट परसेप्शन होता है। हर शख्स मुख्तलिफ तरीके से दुनिया को देख रहा होता है या दूसरे लोगों को देख रहा होता है, दूसरी चीज़ों को देख रहा होता है, और वक्त के साथ साथ परसेप्शन के अंदर चेंज भी आ सकता है। सो नाउ दिस सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन क्या है? कि ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कुछ इनपुट को सिलेक्ट कर दिया जाता है और दूसरों को इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। सो सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर लोग जो है वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को और उसको वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से ताकि वो कंसिस्टेंट रहे उनकी परसेप्शन के मुताबिक, उनके बिलीव्स के मुताबिक, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक और फीलिंग्स के मुताबिक। उसके बाद आती है फिर सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव रिटेंशन का मतलब होता है कि कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, जनरली तौर पे याद नहीं रख सकता तमाम इंफॉर्मेशन को जो वो देखता है, रीड करता है, सुनता है। सो कंज्यूमर जो है वो लाइकली टू रिमेंबर गुड पॉइंट्स। गुड पॉइंट्स को जो है वो रिमेंबर रखता है, याद रखता है एक ब्रांड के बारे में जो उसको वो फेवर देती है। So through perception and learning, consumer acquires beliefs and attitude. परसेप्शन के ज़रिए और लर्निंग के ज़रिए कंज्यूमर जो है वो एक्वायर करते हैं बिलीव्स और एटीट्यूड, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस, जो कि इन्फ्लुएंस करता है उनके परचेज बिहेवियर को। बिलीफ क्या है? डिस्क्रिप्टिव टॉट है जो कि एक पर्सन की होती है किसी भी चीज़ के बारे में, और बिलीफ जो है वो बेस कर सकता है ओपिनियन के ऊपर, फेथ के ऊपर या फिर नॉलेज के ऊपर। और ये बिलीफ जो है वो क्रिएट करता है ब्रांड इमेज जो है वो प्रोडक्ट की। एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो डिस्क्राइब करता है पर्सन्स की रिलेटिवली कंसिस्टेंट इवैल्यूएशंस, फीलिंग्स एंड टेंडेंसीज टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट और आइडिया। So now there are 4 types of buying behavior based on the degree of differences among brands and degree of buyers involvement.
सो 4 तरह के बाइंग बिहेवियर आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इन्वॉल्वमेंट, हाई इन्वॉल्वमेंट है या फिर लो इन्वॉल्वमेंट, और ब्रांड्स के दरमियान डिफरेंसेस जो है वो सिग्निफिकेंट हैं या फ्यू। सो अगर हाई इन्वॉल्वमेंट है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ब्रांड्स के दरमियान, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है। हाई इन्वॉल्वमेंट भी है, इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और ब्रांड्स के दरमियान डिफरेंसेस भी सिग्निफिकेंट हैं। और अगर लो इन्वॉल्वमेंट है लेकिन ब्रांड्स के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो उसको हम कहेंगे वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। और अगर हाई इन्वॉल्वमेंट है लेकिन फ्यू डिफरेंस है ब्रांड्स के दरमियान, सो वो है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। और लो इन्वॉल्वमेंट भी और फ्यू डिफरेंसेस हैं ब्रांड्स के दरमियान, तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम कहेंगे हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। नाउ अब आपके सामने मौजूद है बायर डिसीजन प्रोसेस। इसके अंदर सबसे पहले नीड रिकग्निशन होती है, फिर इंफॉर्मेशन सर्च, फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, देन द परचेज डिसीजन एंड द पोस्ट परचेज बिहेवियर। सो पहला स्टेज जो होता है बाइंग प्रोसेस में वो होता है नीड रिकग्निशन में, जहाँ पर बायर जो वो रिकग्नाइज करता है नीड को या प्रॉब्लम को। दूसरा स्टेज होता है इंफॉर्मेशन सर्च का, जहाँ पर वेयर कंज्यूमर ड्राइव इज सो स्ट्रॉन्ग ही शी स्टार्ट्स अ सर्च फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर कंज्यूमर जो है वो एक्चुअली सर्च करता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट के बारे में। और इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत से सोर्सेज से हासिल की जा सकती है, किसी एक सोर्स से नहीं बल्कि कई सारे सोर्सेज से, पर्सनल सोर्सेज से, कमर्शियल सोर्सेज से और पब्लिक सोर्सेज से। उसके बाद अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन होती है, जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो इवैल्यूएट करता है, एग्जामिनेशन करता है डिफरेंट प्रोडक्ट को, ताकि वो चूज़ कर सके फाइनल प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के लिए। और फिर जब इवैल्यूएशन हो जाती है तो उसके बाद कंज्यूमर जो है वो चूज़ करता है एक प्रोडक्ट को ताकि परचेज कर सके एंड मेक द एक्चुअल परचेज डिसीजन। नाउ द एडॉप्शन प्रोसेस। अब एडॉप्शन प्रोसेस क्या है? ये जो है मेंटल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एक इंडिविजुअल पैसेस फ्रॉम फर्स्ट लर्निंग अबाउट एन इनोवेशन टू फाइनल एडॉप्शन, यानी कि पहले सीखता है किस कोई भी एक इनोवेशन है, कोई भी एक नई चीज़ आई है उसके बारे में सीखता है, और उससे लेकर फाइनल एडॉप्शन तक उसको एडॉप्ट कर लेता है एक तरह से, उसको हम कहते हैं एडॉप्शन प्रोसेस। और इसके अंदर 5 स्टेजेस होते हैं, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड एडॉप्शन। सो अवेयरनेस जो है पहला जो स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जो है उसको अवेयर होता है कि एक नई प्रोडक्ट जो है आई है, लेकिन उसके पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है नई प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होती है, जाहिर बात है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो दूसरा स्टेज ये होता है कि फिर उसको इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट जब होता है तो जाहिर बात है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करता है नई प्रोडक्ट के बारे में। जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर इवैल्यूएट करता है, एग्जामिनेशन करता है, वो जो है क्या करता है, ट्राई करता है नई प्रोडक्ट को कि प्रोडक्ट जो है वो उसको फ़ायदा भी देगी या नहीं, उसका ख़रीदना उसको नई प्रोडक्ट को मेक सेंस यानी सेंसिबल डिसीजन होगा या नहीं होगा उस नई प्रोडक्ट को ख़रीदना। उसके बाद फिर ट्रायल होता है, यानी कि ज़ाहिर बात है नई प्रोडक्ट को ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। सो बहुत मुश्किल होता है कंज्यूमर के लिए कि वो नई प्रोडक्ट को ख़रीदे बगैर ट्राई किए हुए। सो कंज्यूमर जो है वो ट्राई करता है नई प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल के ऊपर उसको ट्राई करता है, और फिर आखिर में जब वो ट्राई भी हो गई प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर जो है वो डिसाइड करता है कि अब फुली तौर पे और रेगुलर जो है वो यूज़ करेगा नई प्रोडक्ट का। तो ये 5 स्टेज होते हैं एडॉप्शन प्रोसेस के अंदर। So now the following are the characteristics of product which influence the new product's rate of adoption। अब कुछ characteristics आपके सामने मौजूद हैं जो कि influence करती हैं, प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती है नई प्रोडक्ट के रेट ऑफ एडॉप्शन को। रेट ऑफ एडॉप्शन में फ़र्क पड़ता है इन के ज़रिए, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए। सो जो पहली चीज़ है वो है रिलेटिव एडवांटेज। रिलेटिव एडवांटेज क्या होता है? कंज्यूमर जो है वो नई प्रोडक्ट को ज़ाहिर बात है क्विकली अडॉप्ट करेगा अगर वो ये सोचता है कि जो नई प्रोडक्ट आएगी ये सुपीरियर है, ये बेहतर है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मौजूद है, जो प्रोडक्ट पहले से मौजूद है मार्केट में, ये उससे ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेगा। जैसे कि माइक्रोवेव जब आया था नया तो ज़ाहिर बात है लोगों ने उसको स्टोव से, चूल्हे से जब कंपेयर किया तो वो उनको ज़्यादा बेटर लगी, इसी वजह से माइक्रोवेव को जो है वो तेज़ी से अडॉप्ट किया गया। उसके बाद है फिर कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि किस हद तक वो प्रोडक्ट सूट करती है कस्टमर को, किस तरह प्रोडक्ट फिट करती है
कस्टमर की वैल्यूज़ और एक्सपीरियंस के मुताबिक। उसके बाद आई थी फिर कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कितना मुश्किल है उस प्रोडक्ट को समझना। जितना ज़्यादा आसान होगा समझना, उतना ज़्यादा जो है जाहिर बात है एडॉप्शन रेट जो है वो इन्फ्लुएंस होगा और उतना ज़्यादा जो है वो कंज्यूमर तेज़ी से उसको अडॉप्ट करेगा। उसके बाद आता है फिर डिविजिबिलिटी, यानी कि किस हद तक जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो ट्राई किया जा सकता है लिमिटेड बेसिस के ऊपर। जैसे कि कोई नई गाड़ी आती है तो कोई भी कंज्यूमर उसको जाहिर बात है तब तक नहीं खरीदेगा जब तक वो उसको टेस्ट ना कर ले, उसकी टेस्ट ड्राइव ना ले ले। एंड दी कम्युनिकेबिलिटी। कम्युनिकेबिलिटी का मतलब ये होता है किस हद तक जो है वो न्यू प्रोडक्ट के बेनिफिट्स जो है वो नोटिस किए जाते हैं और डिस्कस किए जाते हैं कंज्यूमर्स के दरमियान। जितने ज़्यादा नोटिस किए जाएंगे और डिस्कस किए जाएंगे कंज्यूमर्स के दरमियान तो उतना ज़्यादा ही उसको जल्दी से अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये हुई थीम नंबर 5 कंप्लीट। नाउ दी थीम नंबर 6 जिसका टाइटल है बिजनेस मार्केट्स एंड बिजनेस बायर बिहेवियर। आपको पिछली थीम के अंदर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में बताया गया था, अब आपको बिजनेस मार्केट्स और बिजनेस बायर बिहेवियर के बारे में बताया जाएगा। सो बिजनेस मार्केट्स क्या होती हैं? बिजनेस मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस सेल की जाती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बल्कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सेल किया जाता है। इनको B2B मार्केट भी कहा जाता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है वो अलीबाबा है। अलीबाबा के अंदर रिटेलर्स को सेल किया जाता है सामान। अलीबाबा एक होलसेल मार्केट है और वहाँ पे सामान जो है वो रिटेलर्स को सेल किया जाता है। वो कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं बेचते, एक पीस नहीं बेचते, ये 1 यूनिट नहीं बेचते। हमेशा वो जो है वो कई सारी क्वांटिटीज़ जो है वो सेल करते हैं। उनका मकसद होता है प्रोडक्ट को किसी रिटेलर को सेल करना, किसी दूसरे बिजनेस को सेल करना, और इसी तरह और भी दूसरी बिजनेस मार्केट्स होती है। सो नाउ दी बिजनेस बायर बिहेवियर। सो बिजनेस बायर बिहेवियर का मतलब होता है बाइंग बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि बाय करती है गुड्स और सर्विसेज यूज़ करने के लिए प्रोडक्शन में दूसरी गुड्स और सर्विसेज को, जिसको सोल्ड किया जाता है, रेंट किया जाता है, फिर सप्लाई किया जाता है दूसरों को। उसके बाद आता है बिजनेस बाइंग प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय जो है वो डिसाइड करते हैं कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस रिक्वायर्ड है और उसके बाद उसको वो परचेज करते हैं, इवेल्युएट करते हुए, सिलेक्ट करते हुए बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिजनेस मार्केट फ्यू कस्टमर्स के साथ डील करती है, बहुत सारे कस्टमर्स के साथ डील नहीं करती। कंज्यूमर मार्केट्स में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं लेकिन यहाँ पर फ्यू कस्टमर्स होते हैं। और बिजनेस मार्केट जोग्राफिकली तौर पर कंसनट्रेटेड है, जैसे कि फैसलाबाद सिटी एक रिनॉन सिटी है, रिनॉन इंडस्ट्रियल सिटी है। और उसके बाद डिमांड जो होती है बिजनेस मार्केट की वो डिपेंड करती है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। और बिजनेस मार्केट जो होता है have strong buyer and seller dependency on each other as compared to consumer market। बिजनेस मार्केट में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे की एज कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट्स। सो नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस बाइंग प्रोसेस। सो बिजनेस परचेज के लिए ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड होती है और जाहिर बात है इसमें जो है वो एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट के डिसीजन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। इसी वजह से कंपनी जो है वो ऑफर करती है बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने एम्प्लॉय को, ताकि वो लर्न कर सके किस तरीके से अफेक्टिवली परचेज करना है। एंड ज़्यादातर कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, बाइंग कमेटीज़ बनाती हैं जिसके अंदर टॉप मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ और परचेज एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं। सो बिजनेस बायर जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजंस जो है वो फेस करते हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग फेस करते हैं एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर बायर के, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स टेक्निकल होता है और इसमें जो है जाहिर बात है बहुत सा पैसा भी इन्वॉल्व होता है। सो अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है मॉडल जो है वो बिजनेस बायर बिहेवियर का। इसमें एक तरफ इन्वायरमेंट है, उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, देन दी बायर रिस्पॉन्सेस है। सो मार्केटर्स जो है वो इस बात का आंसर जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बिजनेस बायर जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट मार्केटिंग स्टिमुलाई को। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाइंग एक्टिविटी जो है वो उसके दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन इज द बाइंग सेंटर इन विच डिफरेंट एम्प्लॉय इन्वॉल्व, जिसमें डिफरेंट एम्प्लॉय इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। और सेकंड वन जो है वो बाइंग डिसीजन प्रोसेस। सो की इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस बाइंग बिहेवियर। सो आपके सामने कुछ फैक्टर्स मौजूद है जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस बायर्स को जब वो कोई डिसीजन परचेज डिसीजन लेते हैं। पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
सो करंट और एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग पे, लाइक प्रोडक्ट डिमांड. So the current condition of economy and facing a shortage of मटेरियल सप्लाई. सो अगर मटेरियल सप्लाई की शॉर्टेज है तो इस ऐसी सिचुएशन के अंदर कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा मटेरियल को अपने वेयर हाउस में सेव कर लेगी ताकि मिनिमाइज कर सके जो स्केर्सिटी है मटेरियल की उसको. उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर. सो हमें जैसे कि हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक विजन है, मिशन है, पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेस है और प्रोसीजर है. सो ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मार्केटर्स की कि वो अंडरस्टैंड करें, समझे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को, इन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को. सो कोर क्वेश्चंस विच आर एड्रेस बाय मार्केटर्स आर, वो कौन कौन से कोर क्वेश्चंस होते हैं जिनको मार्केटर्स जो है एड्रेस करते हैं, वो है हाउ मेनी पीपल इन्वॉल्व इन द डिसीजन, कितने लोग इन्वॉल्व इन डिसीजन में हैं, उनके रैंक्स क्या हैं, हाउ वी डू द इवैल्यूएशन, किस तरीके से हम इवैल्यूएशन करते हैं, एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और लिमिट्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन की. देन द इंटरपर्सनल फैक्टर्स. सो हमें जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस बाइंग प्रोसेस के अंदर कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में. सो इंटरपर्सनल फैक्टर्स का सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होता है इस प्रोसेस के अंदर. सो नाउ द इंडिविजुअल फैक्टर्स. सो हर मेंबर की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं दूसरे मेंबर्स से. हर मेंबर के अपने गोल्स होते हैं, परफॉर्मेंस होती है और जाहिर बात है परसेप्शंस होते हैं. सो सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन. एक बायर जो है वो तीन तरह की जो है वो बाइंग सिचुएशन को जो है वो फेस करता है यूजुअली तौर पे. और वो तीन बाइंग सिचुएशन क्या है, स्ट्रेट रीबाई है, मॉडिफाइड रीबाई है या फिर न्यू टास्क है. सो स्ट्रेट रीबाई में क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेट रीबाई यानी कि इसमें एक ऐसी बाइंग सिचुएशन होती है जहाँ पे कंपनी री ऑर्डर करती है, दोबारा ऑर्डर करती है सेम प्रोडक्ट को सेम क्वांटिटी में और सेम सप्लायर से. कंपनी जो है वो दोबारा ऑर्डर करती है सेम प्रोडक्ट को सेम क्वांटिटी में सेम सप्लायर से, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट रीबाई. उसके बाद आता है फिर मॉडिफाइड रीबाई. इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो कंपनी होती है वो बाय करती है गुड्स को जो कि प्रीवियसली तौर पे पहले ख़रीदा जा चुका है, लेकिन चेंजेस करती है, या तो सप्लायर को चेंज कर देगी या फिर कुछ दूसरे एलिमेंट को प्रीवियस ऑर्डर के उनको चेंज कर देगी. तो यानी कि कुछ चेंजेस करेगी. इस बार जो है वो स्ट्रेट रीबाई नहीं होगा, विदाउट चेंजेस नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर चेंजेस की जाएगी या तो सप्लायर में या फिर कुछ एलिमेंट्स में प्रीवियस ऑर्डर के चेंजेस की जाएगी. उसके बाद आता है फिर न्यू टास्क. इस सिचुएशन के अंदर जो है वो बायर परचेज करता है प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम फ्रॉम सप्लायर, पहली बार करता है, तो जाहिर बात है इसको हम न्यू टास्क कहते हैं. न्यू टास्क इसी वजह से क्योंकि पहली बार जो है वो सप्लायर से प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करता है बायर. सो नाउ द पार्टिसिपेंट्स इन द बाइंग बिजनेस बाइंग प्रोसेस. इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं, यूजर्स हैं, ये वो लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस को. इन्फ्लुएंसर होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं परचेज डिसीजंस को. बायर होते हैं जिनके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है ऑर्डर को प्लेस करने की और टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के लिए. और इसके अलावा डिसाइडर्स होते हैं, इनके नाम से ही पता चल रहा है डिसाइडर हैं ये. इनके पास पावर होती है कि या तो सिलेक्ट कर दें या रिजेक्ट कर दें वेंडर्स को. और गेट कीपर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नाउ द बिजनेस द बाइंग प्रोसेस ऑफ बिजनेस बायर. बाइंग प्रोसेस क्या है बिजनेस बायर का. अगर स्ट्रेट या मॉडिफाइड रीबाई है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बायर जो है स्किप कर सकता है कुछ स्टेप्स को. 8 स्टेप है, इनमें से कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकता है मॉडिफाइड या स्ट्रेट रीबाई के अंदर. तीन तरह की बाइंग ऑप्शन होते हैं, स्ट्रेट रीबाई, मॉडिफाइड रीबाई या न्यू टास्क. तो मॉडिफाइड और स्ट्रेट के अंदर कुछ स्टेप्स को स्किप किया जा सकता है. पहला है प्रॉब्लम रिकग्निशन, देन द जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, देन द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, देन द सप्लायर सर्च, देन द प्रपोजल सॉलिसिटेशन, सप्लायर सिलेक्शन, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन इन द परफॉर्मेंस रिव्यू. सो प्रॉब्लम रिकग्निशन, ये जो पहला स्टेप है, स्टेज है एक्चुअली. इस स्टेप में क्या होता है कि बायर इनिशियली तौर पे आइडेंटिफाई करता है एक प्रॉब्लम को, पहचानता है प्रॉब्लम को या नीड को, और फिर एंड में रिक्वायर, और वो रिक्वायर करता है प्रोडक्ट या सर्विस को. फिर आता है जनरल नीड डिस्क्रिप्शन. ये जो स्टेज होता है बिजनेस बाइंग प्रोसेस का, इसमें बायर जो वो डिस्क्राइब करता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को और क्वांटिटी को ऑफ अ नीडेड आइटम, जो कि आइटम ज़रूरत का आइटम है उसकी. फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन,
इसमें बायर जो है वो डिस्क्राइब करता है टेक्निकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को वैल्यू एनालिसिस टीम की मदद से। और फिर आता है सप्लायर सर्च। इसमें क्या होता है कि बायर जो है वो सर्च करता है अप्रोप्रिएट सप्लायर को, कि सही सप्लायर कौन है उसको सर्च किया जाता है, इसी वजह से इसको सप्लायर सर्च किया जाता है। नाउ द प्रपोजल सोलिसिटेशन, यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ जो एलिजिबल सप्लायर होते हैं वो सबमिट करते हैं प्रपोजल्स इस स्टेज के अंदर। देन दी सप्लायर सिलेक्शन, इस स्टेप में क्या होता है कि बायर जो वो रीड करता है तमाम प्रपोजल को और फिर सिलेक्ट कर लेता है जो भी बेस्ट सप्लायर होता है उसको। देन दी ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद बायर जो वो नेगोशिएट करता है फाइनल ऑर्डर को, लिस्टिंग दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड दी क्वांटिटी नीडेड एंड दी परफॉर्मेंस रिव्यू। अब इसमें क्या होता है कि बायर जो वो डिसीजन लेता है कि या तो कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है जो भी सप्लायर है पुराना उसके साथ, और ये बेस करता है सप्लायर की परफॉर्मेंस पे। अगर सप्लायर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसके साथ कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं होगी तो उसके साथ डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, उसके साथ मज़ीद नहीं खरीदा जाएगा माल। देन द इंस्टीट्यूशनल मार्केट, इंस्टीट्यूशनल मार्केट जो वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऊपर बेस करती है, जैसे कि स्कूल्स है, रेलवेज है या फिर एयरलाइन वगैरह है। देन द गवर्नमेंट मार्केट्स, बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट ही प्राइमरी बायर और सप्लायर होती है डिफरेंट आइटम का। गवर्नमेंट जो वो प्रोवाइड करती है लार्ज या स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी कंपनीज को। तो ये थी थीम नंबर 6। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।